गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। हमारे नेक्स्ट पोएम है ओड टू ऑटम। ओके, प्रीवियस पोएम हमने पढ़ ली है, उसके नोट्स भी मैंने आपको बना दिए हैं, पॉइंट्स भी मैंने आपको बना के दे दिए हैं। तो नेक्स्ट पोएम जो है हमारी वो है ओड टू ऑटम। ठीक है, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इसके पोएट हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, ये पोएम जो है ओड टू ऑटम इज ए लिरिक ऑन ऑटम। ऑटम मीन्स होता है पतझड़। ठीक है, पतझड़ का जो मौसम होता है, जब पत्ते झड़ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटम। ठीक है, ओके। तो ओड टू ऑटम, तो ओड टू ऑटम एक क्या है, लिरिक। लिरिक मीन्स होता है गीत, काव्य। काव्य मीन्स गाए जाने वाला एक तरीके का जो गीत होता है। ठीक है, लिरिक ऑन ऑटम, ऑटम के ऊपर गाया गया एक तरीके का काव्य गीत है। ठीक है, जो जैसे हम लोग गीत गाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वैसे पतझड़ की ऋतु जो है, जैसे हम बसंत ऋतु के ऊपर और जैसे होली के गीत, ये सब गीत गाते हैं, तो लाइक उसी तरीके से ये भी एक ऑटम एक लिरिक है। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब द रिच ब्यूटी ऑफ द सीजन। यहाँ पे पोएट जो है ब्यूटी ऑफ द सीजन, सीजन जो मौसम जो है उसकी सुंदरता का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब द रिच ब्यूटी ऑफ द सीजन, सीजन मौसम की सुंदरता का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ओके, तो क्या है, इट्स कलर, इसका जो रंग है, फ्रूट्स, इसके जो फल हैं, एंड द अर्थ, और जो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो सीजन चलते हैं, मौसम जो चलते हैं, तो उनका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसमें अलग अलग कलर के फूल, पौधे, पेड़, ये सब है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं। धरती के ऊपर जो चीज़ें हैं उनका सुंदर वर्णन करता है। अनलाइक अदर पोएट्स ऑफ ऑटम, दूसरे कवियों की तरह ये कविता जो पतझड़ है, जैसा कि पतझड़ के नाम से अपने को ऐसे एक दुख जैसी फीलिंग आती है कि सब कुछ झड़ रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पीला पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने पहले एक पोएम पढ़ी थी वेस्ट विंड। ठीक है, वेस्ट विंड में हमने दिखाया था कि किस तरीके से पीले हरे पीले काले जो पत्ते हैं वो विंड जो आती है वो उनको उड़ा के ले जाती है। लेकिन जब ऑटम है, ऑटम के नाम से, पतझड़ के नाम से अपने मन में एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है। जैसे हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु या सावन का महीना, तो हमारे दिमाग के अंदर एक छवि अंदर अलग ही बन जाती है। लेकिन इस पोएम के अंदर पोएट ने उल्टा किया है। ठीक है, ऐसा भाव उत्पन्न नहीं किया है। इट डज नॉट डेवलप द फीलिंग ऑफ मेलनक्लोनी। मेलनक्लोनी मीन्स होता है सैडनेस। ठीक है, लेकिन इस पोएम के अंदर पोएट जो है वो एक दुखी वाले भाव को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, ऑटम इज हेयर नॉट पिक्चर्ड एट द सीजन ऑफ डेथ एंड डीके। इस कविता के अंदर पतझड़ जो ऋतु है वो मृत्यु का रूप नहीं दिया गया है। पतझड़ मीन्स पत्ते झड़ना, मीन्स मर चुके हैं वो। ठीक है, लेकिन इस कविता में ऑटम को कंपेयर नहीं किया गया है डेथ से। ठीक है, एंड डीके से। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ऑटम इज द सीजन ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी। कवि के अनुसार मानना है कि जो पतझड़ का जो ऋतु है वो आनंद और सुंदरता की ऋतु है। बिकॉज आप जानते हो कि अगर दुख आता है और जब एक बार कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ही एक नई शुरुआत होती है। तो लाइक सेम थिंग्स यहाँ पे पोएट ने एक्सप्लेन करी अपनी भावनाओं को कि डेथ होना, ख़त्म होना, नष्ट होना, एंड उसके बाद में रीग्रोथ होना, रीबर्थ होना, एक नया उदय होना। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए उन्होंने ऑटम को एक मतलब दुख वाला व्यवहार नहीं बताया है। ऑटम इज पर्सोनिफाइड हेयर इन द फॉर्म ऑफ ए वुमेन इन द फार्म ऑफ ए फार्मर। यहाँ पे पतझड़ ऋतु को उन्होंने किससे पर्सोनिफाइज किया? पर्सोनिफाइज मीन्स होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मैं ये आपको एक
पेज पे मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है कि हम किसी चीज़ की, किसी निर्जीव वस्तु की तुलना मनुष्य से करते हैं, मानव से करते हैं, ठीक है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि लहरें, जैसे समझ लो कि फसलें लहरा रही हैं, तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फसलें ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी के बाल लहरा रहे हो, ठीक है, तो बाल तो मनुष्य के होते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे पर्सोनिफाइड करना, पर्सोनिफाइड मीन्स कि किसी चीज़ को मनुष्य से तुलना कर देना। तो पोएट ने यहाँ पे ऑटम को, पतझड़ ऋतु को किससे पर्सोनिफाइज किया है, एक वुमन से, ठीक है, एक औरत से, ठीक है, जो खेत में फसल काटने वाली या फसल जमा करने वाली महिला के रूप में मानवीकरण किया है। फार्मर, ग्लीनर और ए ऑर्चार्डमैन, ठीक है, जो किसान के खेत में फसल काटने वाली जो औरत होती है, या फसलों को जमा करने वाली औरत मान लो, या किसी तरीके से जो कुछ भी जैसे खेत में काम करने वाली औरत हो, उससे इसका पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। पोएट्री एंड स्कल्पचर आर ब्लेंडेड टुगेदर। कविता और कविता में जो चित्र का जो मिश्रण कर दिया गया है, कविता को स्कल्पचर कर दिया गया है। स्कल्पचर मीन्स कि कविता को जब हम पढ़ रहे हैं, पोएम को जब हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या फील हो रहा है, हमको ऐसे लगेगा कि हम उस चीज़ को आंखों से पिक्चराइज कर रहे हैं, हम उस चीज़ को आंखों से देख रहे हैं। ब्लेंडेड टुगेदर एंड स्पिरिट ऑफ ऑटम, और जो उसकी आत्मा है, कविता की जो आत्मा है, पतझड़ ऋतु की जो आत्मा है, वो इस तरीके से कवि द्वारा देखा गया है जैसे कि कोई ग्रीक कलाकार इज सीन बाय द पोएट एज इज सीन बाय ए ग्रीक आर्टिस्ट। जैसे कि कोई यूनानी कलाकार कोई सुंदर सी फ्रेम आउटलाइन एंड ग्रेसफुल शेप, जैसे कोई सुंदर सी चित्र बना रहा है और उसकी आउटलाइन बना रहा है, बाहर की उसकी रेखाएं बना रहा है। तो इस तरीके से पोएम को इस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, जैसे लग रहा है कि हम कोई सुंदर सा चित्र बना रहे हैं, ठीक है। इनमें भावनाओं को समझना है, किस तरीके से भावनाएं इसमें दी गई। प्रोफेसर जसबीर जैन कमेंट, प्रोफेसर जसबीर जैन जो है वो कमेंट करके कहते हैं कि ऑटम, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम जो कविता है इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ कीट्स। जॉन कीट्स की सबसे कविताओं में से सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम है ओड टू द ऑटम, ठीक है। देयर इज फाइन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है कि एक तरीके से ऑब्जर्व करना, ठीक है, किसी चीज का निरीक्षण करना, मतलब एकदम बारीकी से उसको देखना। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड एक्सक्यूसाइड पिक्चोरिकल क्वालिटी, ठीक है, और जो इसके अंदर चित्रात्मक क्वालिटी जो दी गई है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया है। द फर्स्ट टू स्टेंजाज आर ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम, पहले जो दो पद हैं स्टेंजा जो है उसके अंदर बसंत ऋतु का वर्णन है, जिसमें विभिन्न रूपों से मानवीकृत किया गया है। पर्सोनिफाइंग एज इन वेरियस वे, जिसमें अलग अलग तरीके से मनुष्य से तुलना की गई है। एज ए विनोवर, जैसे कि उसमें ए रैपर, एक खेती करने वाली लड़की, ग्लेनर काटने वाली। द थर्ड कंपेयर ऑटम विथ द अदर सीजन्स, जो तीसरा जो पद है उसमें ऑटम की तुलना अन्य ऋतुओं से करता है। तो इस तरीके से ये पोएम का इंट्रोडक्शन है। एंड हम समरी देखते हैं, इसमें नीचे आपके पास यहाँ पे समरी मिल जाएगी आपको। तो समरी में क्या बताया जा रहा है, समरी ऑफ द पोएम, पोएम की जो समरी है, ऑटम इज ए सीजन ऑफ राइप फ्रूट्स, ठीक है। बसंत ऋतु जो है वो किस चीज़ का सीजन है, फलों के पकने का एक संकेत है, ठीक है। इट्स वर्क विथ द सन, ये किसके साथ काम करता है, ये सूरज के साथ काम करता है। ऋतु और सूरज आपस में मिलके ही फसलों को पकाते हैं और पेड़ पौधों पे फूल आते हैं, फल आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, फ्रूट्स वगैरह जो पक रहे होते हैं, वो सब चीज़ें कब होती है, जब ऋतु, जब कोई भी मौसम और सूरज आपस में मिलके इस चीज़ को करते हैं।
द राइपन फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, जो पके हुए फल हैं उनमें जैसे ग्रेप्स हो गए, अंगूर, एप्पल हो गए, जैसे कि एप्पल, सेब है, ईटीसी इत्यादि। इट मेक्स द फ्लावर्स ब्लूम, ये ऐसे लगते हैं जैसे कि फूल खिल रहे हैं। द बी थिंक्स दैट समर स्टिल कंटिन्यू, और जो बी है, जो मधुमक्खी है, वो सोच रही है कि समर स्टिल कंटिन्यू, और गर्मी जो है अभी लगातार चल रही है। Autumn is personified in the form of a woman sitting carelessly. ऑटम बसंत ऋतु को एक औरत से तुलना की गई है जो कि एक केयरलेसली ऑन एक ग्रेनरी फ्लोर, एक अनाज से भरे हुए फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, जैसे खेत के अंदर बहुत सारा अनाज रखा हुआ है और वहाँ पे बिल्कुल मतलब कैसे बैठी है, केयरलेसली बैठी है, बिल्कुल रफली तरीके से वहाँ पे बैठी है। इस तरीके से बसंत पतझड़ ऋतु को पर्सोनिफाइज किया गया है एक औरत से। एज ए ट्राइड रैपर, जैसे कि बहुत थक चुकी है और थकान आ चुकी है। ऑटम इज प्रेजेंटेड एज ए ग्लेनर, ऑटम को किस चीज़ से मतलब उस चीज़ से उसकी तुलना की गई है जैसे कि वो कोई फसल काट रही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया। ऑटम इन द फॉर्म ऑफ रैपर, अब जो है ऑटम को, बसंत ऋतु को किस चीज़ से तुलना की गई है, एक रैपर जो कि फसल काटने वाली होती है। सबसे पहले तो उसको एक स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है जो खेत के अंदर चिंता से मुक्त है और फ्री है, एकदम रफली आराम से बैठी हुई है, और इसका फसल काटने वाली या फसल जमा करने वाली आदि रूपों में चिंतित किया गया है। ठीक है, इज रिपिंग द हार्वेस्ट, सी इज intoxicated by the frames of poppies and so she has slept there, वो उसने बहुत सारा काम वगैरह करने की वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो थक गई है और वहाँ पे सो गई है। द ग्लेनर इज हैविंग ए लोड ऑफ कॉर्न ऑन हर हेड, ऐसे लग रहा है कि उसने जैसे बहुत सारी चीज़ें अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने माथे के ऊपर उसने मतलब लोड ले रखा है, जैसे अनाज की गठरियाँ बांध रखी है, इस तरीके से। सी इज क्रॉसिंग ए स्ट्रीम, वो एक झरने के पास से गुजर रही है। ऑटम इज सिटिंग बिसाइड द कर्सिंग मशीन, और बसंत ऋतु ऐसे लग रही है जैसे कोई एक कर्सिंग मशीन जो होती है फसलों को काटने वाला, जो जिसको चारा काटने वाली जो मशीन होती है, उसके साइड में वो जैसे बैठी हुई है। ठीक है, ऑटम हैज, तो ऑटम हैज हर ओन सॉन्ग, पतझड़ ऋतु का अपना स्वयं का एक गीत है। ठीक है, दे आर इंट्रोड्यूस इन द सेंस ऑफ द सनसेट ग्लोरी, जब सूर्य का अस्त होता हुआ सुंदर दृश्य दिखाई देता है तब उसका एक गीत सुनाई देता है। द सोरोफुल बज ऑफ गेंट्स, बज मीन्स होता है भनभनाहट होना, जिस तरीके से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट होती है उस तरीके से पतझड़ ऋतु की भी एक आवाज़ सुनाई देती है, पत्तों की सनसनाहट की, जो हवा चलने की जो आवाज़ होती है वो। ठीक है, तो वो कैसे लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे द मूविंग साउंड ऑफ द स्लीप रिटर्निंग फ्रॉम द माउंटेन एंड चिरपिंग द ग्रास ऑफर, जैसा कि पहाड़ों से भेड़ों का झुंड वापस लौट रहा है और उनमें एक गुनगुन गुनगुन की जो आवाज़ होती है वैसी एक आवाज़ हो रही है। या फिर आप ऐसे मान लो कि टिड्डियों की जो ध्वनि होती है उसको मान सकते हो, या रॉबिन या लावा पक्षी की चहचहाट पतझड़ के मधुर संगीत की रचना करते हैं। ये जो आवाज़ें जो आती हैं उनकी जो द ट्विंकलिंग ऑफ द रेड ब्रिड्स एंड द स्पोलो प्रोड्यूस द स्वीट म्यूजिक ऑफ ऑटम। ठीक है, ये ऐसे लगते हैं जैसे कि ये जो एक ध्वनि, एक गीत बना रहे हैं सब मिलके आपस में। ठीक है, हम एनालाइज ऑफ द पोएम में देखते हैं यहाँ पे कि द पोएट पिक्चर द फ्रूट्स, इसके अंदर कवि ने फल, फूल, इंसेक्ट, कीड़े ऑफ ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के कीड़े मकोड़े, फल, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों को पिक्चराइज किया है। ठीक है, अमोंग द फ्रूट्स देयर आर ग्रेप्स, जिनमें नाम दिए हैं उन्होंने सेब, अंगूर, ग्राउंड नट्स, मूंगफली बोलते हैं जिसको, एंड हेजल नट्स, जो अनाज वगैरह जो नट्स वगैरह होती है। ठीक है, द पोएट प्रजेंट ऑटम इन ए वेरियस फ्रॉम, ऑटम को उन्होंने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से प्रजेंट किया है, दर्शाया गया है। ठीक है, पहले तो उन्होंने पर्सोनिफाइड किया है एक हार्वेस्टर, फसल उगाने वाले से। ठीक है, फिर उन्होंने देन ही ट्राइड रैपर, फिर उन्होंने थके हुए फसल काटने वाली से। ठीक है, फिर ग्लैमर की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया है।
द साइट साउंड एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर मेक एन अपील टू पोएट्स हार्ट। जो प्रकृति के नज़ारे जो हैं और जो आवाज़ें जो हैं वो कवि के हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। द वेटफुल चॉयर ऑफ स्मॉल नट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी जो आवाज़ें हैं, मधुमक्खियों की जो भनभनाहट है। द मूवमेंट ऑफ लैम्स, मेमनों की जो आवाज़ें हैं, चलने की जो आवाज़ें हैं। द क्रिपनिंग ऑफ क्रिकेट्स जो झिंगूर वगैरह होते हैं उनकी जो आवाज़ें हैं। एंड द विस्लिंग ऑफ द रेड बर्ड, लाल पक्षी की जो आवाज़ है वो सीटी की तरह जो बजाता है। मेक द अपील ऑफ द पोएट्स हार्ट, पोएट के हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। द पोएट फुली इंजॉय द ऑटम सीजन, जो पोएट है पूरी तरीके से ऑटम के सीजन को इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। फील्स नो रिग्रेट ऑफ स्प्रिंग दैट इज गोन, उनको कोई भी दुख नहीं है कि बसंत ऋतु चला गया है, वो ऑटम ऋतु में भी अपने आप को फील करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनालाइज ऑफ द पोएम। ठीक है, अब आपकी जो पोएम है वो देखते हैं, थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको अच्छे से पूरी पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पे जॉन कीट्स के बारे में भी मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, जॉन कीट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो जॉन कीट्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं इसी में ही कि 1795, ठीक है, बर्थ क्या है 1795 to 1821, वॉज द यंगेस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स जो हुए थे उनके अंदर सबसे यंगेस्ट पोएट जो थे वो थे जॉन कीट्स। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है वो डिवाइड किया गया है पीरियड्स के अंदर, मतलब अलग अलग कालों के अंदर विभाजित किया गया है। तो उसमें आपको विक्टोरियन एज है, शेक्सपियरियन एज है, एंड उसमें जो रोमांटिक एज है, रेनेसियंस एज है। तो इस तरीके से कुछ काल विभाजन किए गए थे। वक्त जो आपका जो अपना जो टाइम चलता आ रहा है उसको अलग अलग टाइम में विभाजन किया गया। तो उसमें एक रोमांटिक एज भी थी। ठीक है, रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे वो ज़्यादातर पोएम जो थे वो रोमांटिक लिखते थे, मीन्स प्रकृति से लगाव हो गए या अपनी प्रेमिका के बारे में हो गया, या इस तरीके की पोएम्स वो लिखा करते थे। तो उन पोएट्स के अंदर जॉन कीट्स जो थे वो सबसे यंगेस्ट पोएट इनमें दिखाई देते हैं। ट्रेन टू बी ए सर्जन, ही डिड नॉट परस्यू सर्जरी एज ए कैरियर। वो एक तरीके से ट्रेन हुए थे सर्जन के रूप में, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी सर्जरी अपने कैरियर में उन्होंने सर्जरी वगैरह उन्होंने कभी भी नहीं करी। इंस्टीड ही टर्न टू पोएट्री, और उसके बाद में वो किस में टर्न हो गए, पोएट्री में, काव्य में उनकी ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वो काव्य के अंदर टर्न हो गए। Unlike his contemporaries, he did not receive university education। जैसा कि माना जाता है कि देखा जाता है तो उन्होंने एजुकेशन में कोई यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री हासिल नहीं करी। बट फिर भी दो हिमसेल्फ लेटिन और फ्रेंच, फिर भी उनको लेटिन और फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी। ठीक है, किट्स डिड नॉट नाउ ग्रीक। किट्स जो है, जॉन किट्स जो है, उनको ग्रीक मीन्स यूनानी भाषा जो होती है, यूनानी भाषा वो नहीं जानते थे। बट हैड ए इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रैप्स ओवर ग्रीक मैथोलॉजी, लेकिन फिर भी भाषा ना जानते हुए भी उनको ग्रीक का जो मैथोलॉजी जो थी, ग्रीक की जो मैथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में उनको फिर भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, वो काफ़ी अच्छे से जानते थे। क्या है आगे, द क्वालिटी ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविताओं की जो क्वालिटी है, उनकी कविताओं की जो गुणवत्ता है, इज विविडली, बहुत अच्छी तरीके से, पिक्चोरियल विथ हिज अर्ली पोएट्री,
बिगन विथ सेंसुअस एंड वॉलंटियस, ठीक है। तो उनकी जो कविताओं की जो सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से, अर्ली पोइट्री उनकी जो शुरुआत की जो कविताएं हैं वो शुरू होती है, सेंसिटिव है, वो बहुत ही मतलब सुंदर है, चित्रण किया गया है उनमें, चित्रीकृत है, वो इमेजिनरी है, वो एक तरीके से इस तरीके की पोएम्स हैं वो, ठीक है। देयर इज इन पोएट्री, और उनकी कविताओं के अंदर अनदर एलिमेंट विच इनरीच इट एज ए फिलोसफिकल लेवल, दूसरा जो उनकी कविताओं में देखा जाता है, तो वो जो उनका दूसरा जो दृष्टिकोण देखा जाता है, पहली तो वो पिक्चोरिकल वगैरह होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, दूसरी चीज़ जो हम उनकी कविताओं में देखते हैं वो है फिलोसॉफिकल, ठीक है, फिलोसॉफिकल लेवल है उसके अंदर, ठीक है। दिस इज द क्वेस्ट फॉर द एंड्यूरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ये एक जिंदगी का बहुत ही अच्छा क्या है, एक तरीके की प्रिंसिपल्स है, रूल्स होते हैं जो, ठीक है। बी इट ब्यूटी और ट्रूथ, जीवन की सुंदरता, जीवन का सत्य। किड्स डाइड टू यंग, किड्स जो थे वो बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। टू हैव बीन एबल टू फुली फॉर्मुलेटेड हिज फिलोसफिकल व्यू, जिस वजह से वो अपनी फिलोसफिकल जो व्यूज थे उनके वो एक अच्छी तरीके से वो दर्शा नहीं पाते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के लास्ट दिनों में या लास्ट सालों में, ही वेंट थ्रू बोथ इलनेस एंड बिहेवमेंट, वो एक तरीके से बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और वो उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, अपनी ब्रिमेंट में पहुंच जाते हैं। इट मीन्स कि वो मानसिक बीमारी है उसमें वो चले जाते हैं। ही नर्स हिज एलिंग ब्रदर, वो अपने भाई के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। एंड लेटर सक्सम्ड एंड द फैटल डिजीज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो पेट की जो बीमारी होती है, इन सब बीमारियों की वजह से फिर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ये आगे इनके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है। अब जो आपकी जो पोएम है ये रही ऑटम। Autumn is one of the most beautiful poem of the Keats. There is a fine observation of the world of nature, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ नेचर, दुनिया का नेचर को फाइन ऑब्जर्वेशन किया गया है। एंड पिक्चोरिकल क्वालिटी, फर्स्ट 2 स्टेंजा आर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम पर्सोनिफाइड, पहले 2 स्टेंजा में पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो अब हम पोएम देखते हैं थोड़ी सी, फर्स्ट स्टेंजा हम इसका पढ़ लेते हैं एक बार। सीजन ऑफ मिस्ट, ठीक है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मीन्स होता है राइप, पका हुआ, फ्रूटफुलनेस मीन्स फलों से भरा हुआ, ठीक है, क्या है, मेलो मीन्स राइप या फिर पका हुआ, ठीक है। फ्रूटफुलनेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज टू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कंसेप्ट, फल फूल जो है एकदम से भर चुके हैं। क्लोज बोन्ड फ्रेंड, जैसे कि आपस में एक दूसरे से मिलना, ठीक है, इंटीमेट होना, एक तरीके से क्लोज हो जाना, इंटीमेट होना मीन्स एक तरीके से क्लोज होना, ठीक है। ऑफ द मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग सन मीन्स जो मैच्योर है, जो सन है, जो सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों को पकाने वाला, मैच्योरिंग मीन्स पकाने वाला, काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है। तो ये जो मौसम है, सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट जो सीजन ऑफ मिस्ट मीन्स है, दिस लाइन आर द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्टेंजा पोएम to the autumn. In this line the poet is picturing the sight of wrapping fruits during the autumn season. पतझड़ ऋतु में जब फल पक रहे होते हैं तो उस ऋतु का वो वर्णन कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं कि ये ऐसी पतझड़ की ऋतु है जिसमें फल जो है वो आपस में पक चुके हैं, आपस में फूल भर चुके हैं और वो इस तरीके से हो गए हैं जिस तरीके से
सीजन ने और सन ने आपस में दोनों को मिला दिया है, ठीक है, इंटीमेट करवा दिया है। इंटीमेट करवाना मीन्स उनका मिलन करवाना, ठीक है। मिलने से क्या पैदा हो रहे हैं, फल और फ्रूट्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो द पोएम गिव्स ए vivid description of the English autumn with all the warmth and the richness of the season, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। कॉन्स्प्रेनिंग विथ हिम, कॉन्स्प्रेनिंग मीन्स होता है आपका कि योजना बनाना या फिर प्लानिंग बनाना। तो सूरज और सन और सीजन, बसंत ऋतु जो ऑटम है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक प्लानिंग बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। किस तरीके का प्लान कर रहे हैं, फलों को किस तरीके से पकाना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लीज, लोड मीन्स होता है भर देना, फलों से लद देना, लाद देना, और ब्लीज मीन्स होता है आपका कि लोड बर्डन विथ फ्रूट्स, कि किस तरीके से इनको हम बिल्कुल भर दें, फलों से फूलों से इनको लताओं को भरना है। ये दोनों मिलके प्लान बना रहे हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग पतझड़ ऋतु में फल फ्रूट जो है वो काफ़ी मात्रा में पेड़ों पे लद गए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। विथ फ्रूट्स ऑफ वेन्स, वेन्स मीन्स होता है फलों की जो बेल है, फ्रूट्स ऑफ वेन्स मीन्स बेलें जो होती हैं। डेट राउंड टू थैक इम्स रन, थैक इम्स रन इट मीन्स कि थैक इम्स मीन्स प्रोजेक्टिंग ईड ऑफ स्ट्रो कवर्ड रूफ्स एंड कॉटेज, जो एक तरीके से लताएं जो है चारों तरफ क्या होती हैं, राउंड होना, गोल गोल घूमते घूमते चारों तरफ क्या हो चुकी हैं, फैल के रूफ जो छत वगैरह जो भी चीज़ें अपने घर वगैरह जो है सब चीज़ों पे सबके ऊपर फैलना, ठीक है। लताएं जो हैं, बेलें जो हैं वो फलों से भर गई हैं और फलों से भर के वो चारों तरफ रूफ के ऊपर हर चीज़ के ऊपर क्या हो गई है, फैलने लग गई है। टू बेंट विथ एप्पल, अब जो है पेड़ जो है वो सेब लग जाने से, सेब की वजह से क्या हो गए हैं, बेंट हो गए हैं, झुक गए हैं नीचे की तरफ, ठीक है। देखो कितना प्यारा यहाँ पे चित्रण किया गया। बेंट मीन्स हो गया है कि वो नीचे की तरफ झुक गए, डाउनवर्ड्स विद द वेट ऑफ एप्पल, एप्पल के वजन से वो डाउन हो गए हैं, धरती को छू रहे हैं एक तरीके से। एंड मोज कॉटेज ट्री, मोज मीन्स जो होती है काई जो होती है, और ट्री जो है पेड़ जो है, कॉटेज मीन्स भर जाना। पेड़ जो है वो किस चीज़ से, पेड़ों के ऊपर काई काई सा जो काईपन जो होती है, ग्रीन ग्रीन जो काई होती है, काई से ढके हुए पुराने पेड़ जो हैं वो एप्पल के जो पेड़ हैं वो एप्पल से भर के लद गए हैं, ठीक है। कॉटेज, कॉटेज मीन्स कॉटेज ट्री मीन्स बोल सकते हो फ्रूट ट्री ग्रोन अराउंड द कॉटेज, झोपड़ियों, कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, झोपड़ी के चारों तरफ जो पेड़ है वो काई से भर गए हैं और काई से भरकर एप्पल लगने की वजह से वो बिल्कुल ही लद के नीचे की तरफ आ चुके हैं। एंड फील ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, और क्या कहा जा रहा है कि टू द कोर, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से वो फलों से, पके हुए फलों से भर चुके हैं और पेड़ जो है वो लद चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम्स द हेजल सेल्स, ठीक है। टू स्वेल मीन्स होता है कि मेक लार्ज, गॉर्ड मीन्स बोल सकते हैं आप कद्दे या कद्दू या खीरा या पम्पकिन सीड्स जो अपनी जो बेलों पे लताएं पे जो लगती हैं, ककड़ी खीरे वगैरह, तो उनकी जो स्वेल जो वो लताएं जो उन चीज़ों से बिल्कुल भर गई है, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपने को कुछ फिर ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ समझ में नहीं आएगा, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को आज पढ़ना है, इसको 4-5 लाइन को पढ़ना और समझना अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट पोएम पूरी अपनी कल पढ़ लेंगे एंड उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ओके।
तो सबसे पहले पोएम को पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग इसके समरी पढ़ा करो, इंट्रोडक्शन पढ़ा करो पोएम का, तभी आपको पोएम फिर पूरी डिटेल से तभी आप लोगों को समझ में अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज ऐसे वो समझ में नहीं आएगी।